Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं थोड़ा सा चूजी इसलिए हूँ कि मैं वो खराब लिरिक्स जो होगा ना, जो बहुत चीप लिरिक्स है, गाने को हम हमेशा से एक थेरापी के तौर पे लिया कि गाना ऐसा गाऊं कि लोगों को सुकून मिले। लिरिकली मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल आप बोल सकते हो कि मेरे मन में थोड़ा सा दुविधा है जी। कि लिरिकली, क्योंकि ना हमको ना आप तो जानते ही हम स्कूल वगैरह चलाते हैं, तो मतलब सोशल लाइबिलिटीज़ जो है थोड़ा बहुत मेरे अंदर है, वो कीड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी ख़राब मैसेज डंके के चोट पे अगर दूंगा तो लोग उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा एंड उसके बाद समाज में उसका इफ़ेक्ट होगा, असर पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए कम से कम मेरा फैंस खुश है। थोड़ा थोड़ा चीज़ हमारे अंदर है, खुददारी, हम किसी से मांगेंगे नहीं हाथ फैला के, भाई हमें काम दो काम दो काम दो, नो नेवर। आपको काम की ज़रूरत होगी तो आप, मेरे टैलेंट पे भरोसा होगा तो फिर आप हमको बुलाएंगे। तो इस तरह की खुददारी अंदर है, इस तरह से फेस करना पड़ा बहुत बार। अनु मलिक जी के साथ झगड़ा, क्या यार तू क्या बेसुरा गा रहा है। अनु जी थोड़ा सा अलग टाइप का, वो खेलते थे, हमको पहले डिमोरलाइज कर देते थे, क्या यार क्या तेरा गले में प्रॉब्लम है आज। हम ना दादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, क्या बेसुरा गा रहा है यार तू। आपके रिश्ते और जान के साथ के बारे में भी आपने बात किया हुआ है, आज वो स्थिति कहाँ है? रिश्ता को रखना एक तरफ का काम नहीं होता है, रिश्ता को रखने के लिए ना बोथ साइड का काम होना चाहिए। आप हमें प्यार करेंगे, हम आपको प्यार करेंगे। जी। आप हमें दुश्मन समझेंगे, मैं भी आपको दुश्मन समझना शुरू करूंगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो आज भी हमको गाली देते हैं, आपके रिश्तों की वजह से? रिश्तों की वजह से गाली देते हैं। धीरे धीरे कम हो गया, बहुत ज़्यादा होता था पहले। ट्रोलिंग की, शादी की रोज वजह आहिस्ता आहिस्ता सुन रहे लोग आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि भाई क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है। Hello everyone, I am Rudrani and welcome to Zoom Speakeasy. My guest today is so special. Today is even more special because it's his birthday. He has been entertaining you with his songs for a while now. You've loved him, he's ruled the 90s, and you continue to love him because he is so talented. And of course for his honesty. I'm of course talking about the singer that you all have loved for decades now, Mr. Kumar Sanu. Happy birthday, Kumar ji. हैप्पी बर्थडे Sanu ji. थैंक यू। I'm a Bengali. हैप्पी बर्थडे के लिए थैंक यू। Of course, happy birthday. मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल दिन है. To stay relevant for so many years, I think that is the real task. और आपने किया है वो. ये शक्ति है दुर्गा माँ की। जी, षष्ठी का दिन है, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो गया. क्या शुभ दिन है. बर्थडे है, षष्ठी है, दुर्गा पूजा है, और क्या चाहिए. है कि नहीं बताइए. प्लान्स क्या है? मुझे पता है दादा का खुद का एक पूरा पूजा होता है हमारे यहाँ अंधेरी वेस्ट में, तो उसके अलावा थोड़ा टाइम ले रहे हो कि नहीं आप खुद के बर्थडे के लिए? नहीं देखिए, आज शाम को प्रेस वाला चाहते हैं कि भाई, मीडिया चाहते हैं कि वो हमारे लिए केक लेके आए, केक काटे। तो हमने बोला ये तो नज़ीर है, ये कभी ऐसा हुआ नहीं कि प्रेस वाला खुद से केक लेके आएगा और केक काटेगा सबके सामने। शायद दो चार लोग भी रहेंगे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के, पॉलिटिशियन भी रह सकते हैं एक आध, बट शाम को 6 बजे वो लोगों ने टाइम तय किया। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई प्रेस वाला वो लोग खुद से जन्मदिन मनाने चाहते हैं। फैमिली को थोड़ा मिस करोगे आप? 100% फैमिली को तो ऑल टाइम मिस करता रहता हूँ, क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं एंड हमको मिस तो होता ही है। खास करके दुर्गा पूजा के समय में और ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय परिवार इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर वो लोग का तो आना उतना दूर से मुश्किल हो जाता है। वो लोग का कॉलेज वॉलेज ये वो सब है, पढ़ाई लिखाई सब, वो छोड़ के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन के लिए 2 दिन के लिए तो आ नहीं सकते, आने में ही 1 दिन लग जाता है, फिर जाने में 1 दिन लग जाता है, और थक भी जाते हैं। कम से कम 10-12 दिन हाथ में लेके आए तो फिर मज़ा आता है। बट बाकी सवाल पूछने से पहले, मैं बंगाली हूँ, उनको पता है, तो मेरा मन नहीं भरेगा अगर मैं ये बंगाली में ना हो। जब 2 बंगाली मिलते एक सेंटेंस बोलना होता है। बोलो।
জন্মদিনের অনেক অনেক ভালোবাসা অ্যান্ড শুভেচ্ছা অ্যান্ড Thank you. আমরা হোপ করি যে আপনি এরকম করে Thank you very much. কিপ অন আমাদের জন্য এরকম দারুণ দারুণ গান थैंक यू করতে वेरी থাকেন। मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब शांति हुई है मुझे, এটা তো रूल है हम लोग का, ताई ना? और क्या? कैसे नहीं बात करे एक बार यार, ये बनता है। अब मैं पूछने वाली हूँ, अगर मैं पूछूं कि बर्थडे में ऐसा क्या विश है जो आपको लगता है आपको मांगनी है दुनिया से, इन द यूनिवर्स जैसा हम देखिए कहते हैं। दुर्गा माँ ने सब कुछ दिया मुझे, जी ऐसा मांगने के लिए तो कुछ है नहीं यार। मेरा भी एक आदत है, मैं जब भी कोई मंदिर में जाता हूँ या कोई भगवान के सामने जाता हूँ या मस्जिद में जाता हूँ या अल्लाह के सामने जाता हूँ या चर्च में जाता हूँ, तो ना मेरा एक होता है कि मैं उनके सामने जाके ना, गॉड के सामने जाके ना कुछ मांग नहीं सकता। बहुत बड़ी बात की थी। मेरा जुबानी बंद करके रख देते हैं वो ऊपर वाले ने, पता नहीं, बोलता है बेटा सब कुछ दिया तेरे को और क्या चाहिए तेरे को, ऐसा ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि वो मेरे को डांट रहा है, क्या मांगने के लिए आए, खाली दर्शन कर और भाग। तो ऐसा सिचुएशन मेरा हमेशा होता है कि मैं भगवान के सामने जाके कुछ मांग नहीं सकता, और कुछ मांगने के लिए अगर मन में सोच के भी जाऊँ तो वहाँ जाके भूल जाता हूँ। तो ये एक अद्भुत बात है मेरे साथ, तो शायद उनका इच्छा नहीं है कि हम मांगें। बहुत सेल्फलेस बात कर दी आपने, यू नो। शर्म आती है हम लोगों को क्योंकि हम मांगते रहते हैं जिस बात आपने कही है। हाँ ज़रूर ये पूछता हूँ एक बार कि आप अपना ख्याल रखना। हाउ स्वीट। आज भी वही प्यार मिलता रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ आज के दिन आई थिंक एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप करते हैं बर्थडे के दिन, कि जब आपने शुरुआत की थी। उनका नाम बाय द वे केदारनाथ भट्टाचार्य है, सानू जी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद सानू भट्टाचार्य जी हुआ, सानू भट्टाचार्य जी एंड देन कुमार सानू। एग्जैक्टली तो वो जो सानू जी थे उससे जब आपने शुरुआत की थी, और यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं कुमार सानू जी, उनमें क्या ऐसा बदलाव आया है? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। नहीं देखिए ऐसा कुछ खास कुछ बदलाव मेरा हुआ नहीं, क्योंकि हर एक इंसान के सेलिब्रिटी हो या कोई इंसान हो, उनका एक उसूल होता है, एंड दैट उसूल कम्स फ्रॉम योर अपब्रिंगिंग। तो मैं अमीर परिवार के नहीं था, गरीब परिवार के था, लेकिन क्या है कि बाबा माँ का जो उसूल हमने देखा, कि जिस तरह से पिताजी को देखा खुददारी एंड माँ को देखा दयालु, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये उसूल बन गया था, एक लाइफ में उसूल बन गया, जिसकी वजह से हमको तकलीफ़ नहीं होती है कभी, क्योंकि हम हर सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रगल करके, हाँ मैं ठीक उसको पार कर जाता हूँ। कोई भी सिचुएशन हो उसको मतलब मुसीबत हो या कुछ भी हो, मैं चले जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, पहले से मैं बहुत ज़्यादा शांत हो गया। पहले बहुत एग्रेसिव था, अभी थोड़ा शांत हो गया। लेकिन क्या है कि ये होता है, एक एज के बाद सबको होता है, मेरे को लगता है ऐसा होना भी चाहिए, इट्स नेचुरल, क्वाइट नेचुरल। बट मेरा उसूल मैंने छोड़ा नहीं अभी तक। आपको मालूम है कि मेरा स्कूल चलता है जी कलकत्ता में, 2 स्कूल चलता है, एक कलकत्ता में एक दिल्ली में जी। तो ये अनाथ बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने बचपन में उतना हाई फाई स्कूल में पढ़ नहीं पाया, एंड पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं था। दिलचस्पी भी नहीं था, और फांकी मारना बोलता है ना, वो फांकी मारना बहुत ज़्यादा। फाकी मारना मेरा फेवरेट टर्म है। मेरी मम्मी मुझे कभी बोलती है जब हम लोग छोटे होते, अगर हम लोग सिंसियर नहीं होते, फाकी मारना मतलब थोड़ा हल्के में लेना। हाँ हल्के में मत लेना। हाँ मत लेना मतलब हाँ मैं वही तो, और काम को अवॉइड कर जाना, दैट इज़ फांकी। तो हम भी पढ़ा लिखा में ऐसा ही था, तो कैसे भी करके रेंगते करके फिर सेकेंडरी करके फिर कॉलेज में गया, कॉलेज में जाके बीकॉम पढ़ने लगे। फिर मेरा ध्यान गाने में ही था। तो ये जो अपब्रिंगिंग जो हमको आपने बताया ना, कि वो बचपन से जो अपब्रिंगिंग हमको मिला, हम उसको छोड़ा नहीं। हमें ये बच्चे लोगों के लिए कुछ कर, मैं माँ को देखा, बहुत दयालु था, बहुत दयालु। मैं खुद खाते नहीं, थोड़ा सा दे देते हैं लोगों को, तो वो थोड़ा चीज़ हमारे अंदर आया। खुददारी, हम किसी से मांगेंगे नहीं हाथ फैला के, भाई हमें काम दो, नो नेवर। आपको काम की ज़रूरत होगी तो आप, मेरे टैलेंट पे भरोसा होगा तो फिर आप हमको बुलाएंगे। तो इस तरह की खुददारी अंदर है। बाकी बच्चे लोगों का करीब 400 बच्चे पढ़ते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई का जिम्मेवारी मेरा है। एंड मैं जो कमाता हूँ शोज़ वगैरह से, उसमें से थोड़ा बहुत जाता है उन लोगों के लिए। तो है, बस यही कर रहा हूँ। मैं यही बोला कि आदमी तो चलो थोड़ा शांत हो गया ना, या तो थोड़ा सा तबीयत हल्का हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका उसूल जो है ना, वो कभी
छोड़ता नहीं हूँ उससे। लोगों को ये पता है कि अरे ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर किया उन्होंने, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर ज्वाइन करते हैं, क्या ये खुद के लिए है, क्या पावर के लिए है? मुझे जितना पता है, आप मुझे, अगर मैं गलत बोल रही हूँ मुझे बिल्कुल आप सही बोल देना, मुझे जितना पता है, मुझे पता है उस टाइम पे आपको पावर इसलिए चाहिए था ताकि आप उस पावर से थोड़ा अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प कर सकें। 100%। लेकिन आपको पता है पॉलिटिक्स में वो हुआ नहीं, इसलिए आपने लगा भाई मैं अपने आप को दूर करूंगा, जो खुद से होगा वो करूंगा। क्या मैं सही हूँ? मुझे सही, बिल्कुल सही बोला आपने। बता दीजिए एंड इनको। बिल्कुल सही बोला। मैं पॉलिटिक्स एक बार ज्वाइन किया था अटल जी के टाइम पे, और बाद में भी एक बार ज्वाइन किया था। मैं कोशिश में था मैं कि हमारे जो ये जो अनाथ बच्चे लोग हैं, ये जो खेती करने वाले लोग हैं, जी। इनके बच्चे को ना, खेती करने वाले लोगों का बच्चे को खेती ही करना पड़ता है। वाई भाई, शिक्षा इज़ द मेन क्राइटेरिया टुडे। आप जो बोलते हैं ना गरीबी नहीं, गरीबी से ज़्यादा प्रॉब्लम है शिक्षा में। क्योंकि अगर एडुकेशन प्रॉपर मिल जाता है, किसी को थोड़ा बहुत एडुकेशन भी मिल जाता है, उसको कम से कम एक विचार करने का एक क्षमता होगा कि भाई हम कलम उठाए या छुरा उठाए, चाकू उठाए या कलम उठाए। तो ये जो विचार करने का जो एक क्षमता होता है ना, वो स्कूल से ही होता है, शिक्षा से ही होता है। तो मेरा क्राइटेरिया ये है कि भाई मैं तो बहुत कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो 5 क्लास तक अगर मैं 5 क्लास तक अगर उनको शिक्षा दे दूँगा, वो अपना नाम लिख सके, तो वो कम से कम विचार करना सीखेगा कि भाई हम कौन सा लाइन में जाए, हमारा ये अच्छा नहीं है भाई, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा है, इसमें हम। पॉलिटिक्स में मैं ज्वाइन किया था इसलिए कि भाई कुछ मैं उन लोगों के लिए और कुछ कर सकूं, एक दायरा बना सकूं कि एक गांव-गांव में जहां पे पानी नहीं है, जहां पे मैं ये समझता हूं कि भाई नल लगा दूं, वहाँ पे पानी खोद के निकाल दूं। ये सब बहुत सारे दिमाग में चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम लोगों का भला कर सकते हैं। एंड इसके लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। बाद में मेरे को ये पता चला कि इसके लिए पार्टी पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं। हाँ, बड़ा फंड के लिए अगर हम कोशिश करें, तो हम लोगों को रिक्वेस्ट करें, तो हमारा 2-4 दोस्त और आगे आ भी, वो लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहते हैं। एंड इसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था कि भाई कुछ हेल्प हमको वहाँ से हो जाए। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत सारा आपको टाइम देना पड़ेगा, जो हम दे नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है, आपको बहुत सारा रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों अपने बलबूते पे क्यों ना करूं, क्यों हम किसी के ऊपर डिपेंड करूं, वही खुददारी अपब्रिंगिंग। तो वो इसकी वजह से तो मैं अपने बलबूते पे जितना हो सके किया, क्योंकि मैं देखा कि पॉलिटिक्स हम लोगों की बस की बात नहीं है। पॉलिटिक्स में जितना दिमाग चाहिए, जितना आपको बुद्धि चाहिए होता है, वो हमारे में नहीं है। हम सीधा सीधा बोलने वाले लोग हैं, हम कुछ बोल देंगे, फिर आगे वाला बुरा मान जाएगा, बवाल हो जाएगा। बुरा मान जाएंगे। तो हमारा इंडस्ट्री में मैंने बहुत बुरा बन चुका हूँ इसको लेके। उससे बात करेंगे अब। आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। पर आपने बहुत सरल तरीके से समझा दी इस बात को। आपने खुददारी की बात की, मैं ये बताऊंगी, और आप स्ट्रगल्स की बात कर रहे थे। आज भी बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, पर मुझे लगता है ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सिंगर जो चाहता है कुछ बने, कि हाँ यार एक दिन मैं कुमार सानू जी की तरह बनना चाहूँगा, कि जिस तरह के पापड़ आपने बेले हैं, दैट्स लिटरली आई एम सेइंग, वो बहुत, उसके लिए खुद में एक पेशेंस और खुद में एक नेवर टू गिव अप एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको छोटा सा करके बोल देता हूँ, कोई भी कलाकार हो या कोई भी आर्टिस्ट हो ना, वो अगर स्ट्रगल करके आता है ना, तो उसका मज़ा कुछ और होता है। स्ट्रगल करके अगर आते हैं, जो प्रॉपर स्ट्रगल जिसको बोलता है, ऐसा नहीं कि हम किसी को जाके घर में सब्जी पहुंचा के आ रहा है, किसी के घर में टीवी दे के आ रहा है कि हमको गाना गवाओ, ये ऐसा स्ट्रगल नहीं है। आप अपने बेसिक चीज़ को तगड़ा करिए, एंड आप जाके बताइए कि मैं ये कर सकता हूँ, आप सुनो। अभी हालांकि वो सिचुएशन है नहीं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गया, बट हम लोगों के समय में ऐसा होता था कि हम हमारे टैलेंट के ज़रिए, हम कोई ताबेदारी जिसको बोलते हैं ना, ताबेदारी करते नहीं थे, और टैलेंट के ज़रिए हम प्रूव करना चाहते थे कि हमको एक मौका दीजिए, अब देखिए हम नहीं कर पाए तो आप हटा दीजिए हमको। हम भी इस तरह से आए कलंजी भाई के शो में, तो सन्मुखानंद में, तो उस तरह से आए। तो वो उन्होंने पब्लिक के सामने फेंका, देखा कि हाँ नहीं, ये लड़के में दम है यार, तो चलो इसको। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि इसको कहते हैं स्ट्रगल, कि मैं होटल में गाया, होटलों में गाना गाया, पैसा कमाया, पैसे में खाना भी खाया बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि खाने पीते घर का हूँ। फिर होटलों में गा के वो पैसा लेके हम कैसेट बनाते थे, कैसेट बना के हम म्यूज़िक डायरेक्टर को सुनाते थे,
हम स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ। जी जी कैसेट बना के म्यूजिक डायरेक्टर सुनाते भाई देखिए काबिलियत है तो फिर आप मुझे कोई मौका दीजिए। इस तरह से हमें मौका मिला। और इसके साथ साथ आज ज़माना बहुत अलग है बिल्कुल, क्योंकि आज अगर आप एक बंगाली सिंगर हो और आपको ये कहा जाए कि आप बंगाली हो इसलिए आप हिंदी गाने या दूसरे लैंग्वेज के गाने नहीं गा सकते हो, बवाल हो जाएगा, बहुत बिकॉज सोशल मीडिया है। बहुत पर झेला। आपके टाइम में आपको ये कहा गया कि आप थोड़ा कम बंगाली बनो। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि अपने आइडेंटिटी को छुपाओ। Yes. और उसी तरह आपने नाम बदला। अपने आइडेंटिटी को लेके क्यों छुपाना पड़े किसी को, बट आपको करना पड़ा उस टाइम पे क्योंकि कहा यही रिवाज है इंडस्ट्री का। देखिए बुजुर्गों ने मेरे को सलाह दिया, जैसे कल्याण जी भाई जी, जिसको मैं गुरु अच्छे मानता के लिए हूँ, किया होगा ऑफ तो कोर्स। कल्याण जी भाई ने हमको सलाह दिया कि देख यार तू इतना अच्छा, तेरा गाने के जो लफ्ज़ होता है वो इतना क्लियर होता है, उर्दू इतना क्लियर बोलता है, लेकिन क्या है कि तेरा नाम के पीछे जो भट्टाचार्य जी है ना वो तेरे को ले डूबेगा। हम बोले साहब आप बोलिए क्या करना है। बोले तेरा नाम में कोई टाइटल वाइटल मत रख, तेरा एक नाम रख जिस नाम के जरिए लोग जानेगा नहीं कि तू कौन सी जात की है, तेरा काम देखेगा, नाम के पीछे नहीं जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को सलाह, तो उन्होंने ही मेरे को नाम रखा कुमार सानू। एंड तेलुगु वाले लोग सोचते हैं कि हम साउथ के हैं, नेपाल के लोग सोचते हैं हम नेपाली है, उड़ीसा के लोग सोचते हैं हम उड़िया है, मराठ के लोग सोचते हैं मराठी है। तो जो एक टोटल भारत के आप काम करने के लिए आए हो, एक हिंदुस्तान, दिस इज़ नॉट ओनली बॉलीवुड, एक हिंदुस्तान के आप काम कर रहे हो, तो हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रभाषा जो होता है हिंदी एंड उर्दू, तो हम समझते हैं कि भाई क्यों हम बोलने जाए कि हम बंगाली है। हम जब बात कर रहे हैं आपको पता चल रहा है शायद कि मैं बंगाली हूँ, मैं उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया। आगे वाला समझ जाए बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हाँ भाई तुम समझ गया ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बस इतना ही वर्कआउट किया मैंने। उसमें मौलाना रख के उर्दू सीखा, अल्फाज को किस तरह से प्रोनाउंस करना है, किस तरह से अपने टांग को कहाँ टच करके क्या शब्द निकलना है, ये सब मैंने सीखा। एंड दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रगल। बट उस समय मेरा क्या, होटल में गाना गा के उसी पैसे से ये सब कर रहा था। बाकी लोग क्या करते हैं, होटलों में काम करते हैं तो दारू का आसक्ति हो जाता है। मैक्सिमम लोगों को देखा, मैक्सिमम कलीग्स को, मैंने सिंगर को देखा, दारू का आसक्ति हो जाता है। फिर कोई ना कोई उल्टा सीधा, तो मेरे को ये सब कोई टच नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग। और क्लासिकल तो आपके पिताजी, मैं बोल रहा हूँ ना अपब्रिंगिंग। जी बिल्कुल। तो घर में ही वो चीज़ सुनते सुनते बड़े हुए। कानसेन बहुत ज़बरदस्त था। डैडी ने सिखाने का बहुत कोशिश किया, और डैडी का कभी भी ये मोटिव नहीं था कि भाई हम क्लासिकल है तो हमारे बेटे को भी क्लासिकल बनाए, बिल्कुल क्लासिकल सिंगर बनाए, ऐसा मोटिव कभी हमको नहीं किया। बट वो हमको क्या बिठाते थे, हमेशा बिठाते थे, बोलते बैठ सुन, तो हम सुनते थे। हम बड़े गुलाम अली खान साहब को सामने बैठ के सुना, बहुत सारे आर्टिस्टों को सुना। तो मेहंदी हसन साहब, मैं इतना मानता हूँ उनको, और वो मेरे को इतना प्यार करते थे। मेरा हर कंसर्ट में आके वो यूएस में हर कंसर्ट में आके फ्रंट रो का उनका पूरा फैमिली का सीट हमको देना पड़ता था, हम देते थे। मतलब मेहंदी साहब है बस कोई बात नहीं, बोले मेरे को सामने बैठ के तेरे को सुनना है बस। तो इतना प्यार हो दिया हमको। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, तो डैडी ने वो सुनाया था, सुनते जा, नींद से उठ के हम जो घर में क्लास होता था तो सुनते ही रहते थे, उसमें से ही जो कुछ भी हमारे अंदर आया। क्योंकि बहुत ही बढ़िया। हमने क्लासिकल कभी सीखा नहीं है, क्लासिकल कभी सीखा नहीं, बट हम अच्छे क्लासिकल गाना गा दिया। हाँ वही तो, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया कि लोगों को पता नहीं है शायद कि पर वही आपने कहा, आप में जो तजुर्बा और आपका जो एक शार्प स्किल्स है, जिसकी वजह, इसीलिए आपके गानों, इन्होंने आई थिंक मोर देन 25 लैंग्वेजेस में आपने गाया है, 26 ऑलमोस्ट लैंग्वेज है, मोर देन 25। और उसमें से कभी भी जब गाना सुनते हैं, जैसे कि बोलते हुए शायद वो एक्सेंट आएगा, गाने में इतनी सफाई बोली होती है, जो अगेन आई थिंक वो जो लिसनिंग पावर, जो स्किल है आप में, उसकी वजह से ही। हाँ बिल्कुल, वही लिसनिंग पावर की वजह से ही हुआ। एंड मेरा कुछ तरीका होता है गाने के टाइम में, जो समझ लीजिए कोई तेलुगु गाना गा रहा हूँ मैं, तो तेलुगु में आगे वाला जिस तरह से उच्चारण करते हैं, वो प्रोनाउंस करते हैं उसको, मैं उसको मेरा शॉर्ट हैंड में उसको छवि आंकता हूँ लिरिक्स के ऊपर कि इसको किस तरह से बोलना है, उसका मेरा शॉर्ट हैंड है, मेरा क्रिएट किया हुआ चीज़ है। तो जब मैं उनको
बोलता हूँ तब वो बोलता है कि अरे यार करेक्ट है, आपने करेक्ट बोला, हाँ तेलुगु में ये जो है। अच्छा, मराठी में जब हम सीखते हैं तो मराठी में कुछ कुछ वर्ड है जो बड़ा क्रिटिकल है, जैसे लॉय डॉय, लॉ डॉ, एक साथ आपको उच्चारण करना है। तो ये बड़ा कठिन मामला है। अब रॉयफोला बोल देंगे, रॉफोला बोल देंगे, आप जिक्र ये वो सब कुछ कर देंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बोलने में आपको उसको उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। आपने स्ट्रगल्स की बात की, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लोग कभी कभी, बहुत सारे मैंने लोगों से आर्टिस्ट से जब मैं बात करती हूँ और बोलते हैं कि ऐसा वक्त आता है कभी कभी जब लगता है कि यार कितना और क्या मिलेगा मुझे वो मौका, वो खुद के एक संदेह, एक डाउट के साथ देखते हैं और एकदम मन टूट जाता है। क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ था और आपने फिर उसके बाद किस तरह से खुद को मोटिवेट किया? देखिए आपने अच्छा सवाल किया। ये आपको निराश करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएगा। जी बिल्कुल। जो आपको निराश करने के लिए आपको बहुत कोशिश करेगा, उसमें ध्यान नहीं देने का ना। मैं जब माइक पे पहले खड़ा हुआ था तो मेरे साथ कोरस था, तो कोरस लोग आपस में बात कर रहे थे, वो मेरे कान में आ रहा था। वो बोले और एक आया कलकत्ता से, अभी 4 दिन बाद वापस जाएगा, हाँ ऐसा सुनाई देता था। फिर वही लोग आज वो लोग जब सामने देखते हैं, अरे सानू जी सीने से लगाते हैं, अरे कमाल है आपका वो गाना, आपका ये गाना। तो उसको जॉय करने के लिए आपको लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका काम ही आपको सबको हरा देगा। आपका काम जब सॉलिड होगा ना, तो आप कोई भी किसी को भी परास्त कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हाथापाई करे। तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन आपको सक्सेस देगा ही देगा। तो मैं अपना जो लोग स्ट्रगल करते हैं और सोचते हैं कि तो मैं उनको बोलूँगा ये बातें कि निराश मत होना। शायद आपको कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आप किसी के पास गए, वो आपका गाना सुन के बोला ठीक है काम दे देंगे, आ जाना, फिर आपको घुमाते रहते हैं। ये बॉलीवुड में आम बात है। तो क्योंकि उसको पसंद नहीं है वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते। हमारे पास आते तो हम आपको पहले ही बता देंगे भाई आपका ये कमियाँ, ये इसको ठीक करके फिर आइए, हम बता देंगे। तो ये बोलने के लिए हिम्मत नहीं होता है। वो बोलता है कि नहीं बेचारा मुंह पे बोलेंगे दुखी हो जाएगा। अरे तुम तो दुखी हो, उसको 5 दिन घुमाओगे जब, तो दुखी तो अपने आप वो 1 साल का दुखी हो जाएगा। तुम 10 मिनट का दुखी के लिए बोल दो उसको। तो ये जो टेंडेंसी है ना, ये टेंडेंसी सब में होना चाहिए। भाई तुमको देना है काम तो हाँ बोलो, नहीं देना है काम तो ना बोल दो, ताकि वो जाके दूसरी जगह वो टाइम बर्बाद ना करे, वो जाके दूसरी जगह ट्राई करे। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि आपको मायूसी ऐसा बार बार आएगा, वो मायूसी से ही आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो मायूसी आपको स्ट्रांग बनाएगा। और आप ये खाली बेसिक चीज़ याद रखना कि आपको जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में आपका कितना तैयारी है। आपका तैयारी अगर सॉलिड होगा, कुछ किसी एक तरीका नहीं बन जाना चाहिए कि भाई आप इसी टाइप के ही गाना गा सकते हो। नो, आपको वर्सेटाइल होने के लिए जो करना चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। एंड आप कोशिश करो कि आप किसी एक को फॉलो करते हो, आप सोचते हो कि भाई हम इसकी तरह गा रहे हैं। नो, दैट इज़ रॉन्ग। आपका वॉइस शायद आप इमिटेट करके उस समय आपको लग रहा है कि भाई इनके जैसा लग रहा है, बट आप कोशिश करो कि दूसरे का गाना भी गाए, तीसरे का गाना भी गाए, सबका गाना गाया, किसी की तरह मत गाओ, अपनी आवाज़ में उनका स्टाइल एडप्ट करो। सच बोलने की आदत अच्छी होती है, लेकिन लाइक आपने कहा इंडस्ट्री में इसकी कदर थोड़ी कम हो जाती है, ईगोज बहुत होते हैं। आपने उस दौर से भी अपना काम करते हुए आपने खुद के वजूद को, खुद के जो आपने कहा आइडियल्स को, जिस पे खुददारी को आपने नहीं बदला। मुझे और उसके काफ़ी सारे इंस्टेंसेस भी है। लोगों ने जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं ना, जब आप आवाज़ उठाते हैं, लोगों को लगता है अरे अभी आया इतना एरोगेंट है, इतना वो करता है, लेकिन खुद के लिए आवाज़ उठाना तो अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे उठाना ही चाहिए। उसके बारे में बताइए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीज़ें थी, अरे हिट्स हो गए इतने, उनमें एक वो हो गया, लेकिन आपने हमेशा सच का साथ दिया है, तो मुझे उसके बारे में देखिए बताइए। काफ़ी सारे गाने ऐसे आए थे मेरे पास, जिसको मेरा एक तरीका है कि मेरे को गाना पहले पसंद खुद को आना चाहिए, तब मैं गाना गाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का गाना मेरे पास आया, बड़े बड़े लोग भी आए इसमें कि गाना सुनाया, मेरे को पसंद नहीं आया। मैं उनको इंस्टेंट बोला कि दिस सॉन्ग इज़ नॉट फॉर मी, प्लीज़ आप फलाना को बुला के गवा दीजिए। वो क्या बात कर रहा है सानू,
हाँ बोला सर कुछ माइंड मत करना, ये गाना मैं नहीं गाऊंगा क्योंकि ये गाना मेरे मेरे जैसा नहीं है, मेरे लायक नहीं है, मतलब मैं इस गाने के लायक नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं इस गाने के लायक नहीं हूँ, तो आप इस गाने को किसी और से नाम लेके बोल देता था कि इनसे गवा लीजिए, उनसे गवा लीजिए। तो ये बोलने में हमको उस समय के लिए उस आदमी को लग रहा था कि आगे वाला जो है उसको लग रहा था कि अरे यार ये बहुत घमंडी हो गया, ऐसे बात कर रहा है। फिर बाद में वो सोचता है कि हाँ यार हमने ये गाना उससे गवाया तो अच्छा हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको यू हैव टू से कि आपका अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, आप बोलो कि नहीं लग रहा है अच्छा हमको। अगर अच्छा लग रहा है तो उसी समय मुंह फाड़ के बोलो कि भाई फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बोलते हैं, हम जो ख़राब लगता था हम उसको ख़राब बोल देते थे स्ट्रेट, जो अच्छा लगता था उसको गले लगा लेते थे। आँखों में क्या, दैट सॉन्ग इज़ वेरी टफ सॉन्ग। तो मैंने उनको विनम्र होके बोला कि भाई ये गाना मैं नहीं गा पाऊँगा क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 105 मात्रे का गाना था तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको, जतिन ललित म्यूज़िक डायरेक्टर था उस समय, बाबलूदा था अरेंजर, हमारा बहुत प्यारा आदमी था, आज है नहीं। पंचमदा के जो अरेंज करते थे बाबलूदा, तो बाबलूदा मेरे को 50 बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। पहले तो वो लोगों ने सोचा कि मैं थोड़ा सा एरोगेंट हो रहा हूँ कि मैं नहीं गाऊंगा, चलो। फिर मैं म्यूज़िक डायरेक्टर को और बाबलूदा को बिठा के मैंने बोला कि मैं ये गा नहीं पाऊँगा। बोले तू नहीं गा पाएगा सानू, बाबलूदा मेरे को बोला, तो हम किससे गवाए? मतलब आप किसी से भी गवा लो जो क्लासिकल जानता है। क्लासिकल थोड़ा सा, क्लासिकल का बात नहीं है इसमें, मेन चीज़ है कि लयकारी का। तो आप उस तरह से कोई सिंगर दे के गवा लो। तो बोलता है, तो संजय लीला बंसाली ने पीछे से इन लोगों को बोला कि अगर सानू नहीं गाता है तो गाना कैंसिल करो, गाना दूसरा गाना बनाओ। तो ये पोजीशन जब आए तब हमको आके जतिन जी ने, स्पेशली ललित जी, जतिन जी, जिन्होंने आके मेरे को रिक्वेस्ट किया कि दादा एक बार ट्राई तो करो, होगा नहीं, चलो एक बार ट्राई तो करो। तो मैंने उनको बोला, मैंने देखा किसी भी हालत पे छोड़ नहीं रहा, मैं तो पैकअप कर लिया था पूरा सूट के, ये किताब बंद करके। तो मेरे को बाबलूदा बोले सानू प्लीज़ एक बार ट्राई करो माइक पे, संजय जी है, सब लोग है, उनको अपमान लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है यार, मुसीबत आन पड़ा, अभी क्या करेंगे। तो मैं कुछ अपना शर्तें रखा, मैं बोला ये चीज़ हमको नहीं चाहिए हेडफोन में, ओनली वायलिन दे सकते हो, नो रिदम। तो फिर रिदम नहीं होगा तो तू गाने का तो लय में गाएगा कैसे? मतलब आप है ना, आप अपना कान में ले लो, आप मेरे को ऐसा ऐसा करके ताल दो और उस ताल में मैं गा लूँगा। और एग्जैक्टली उस तरह से रिकॉर्ड हुआ एंड दैट इज़ फैंटास्टिक। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उस तरह से, उसमें इतना फील, उतना कुछ, सब कुछ जो कुछ भी चाहिए था सब मिल गया। फिर सब लोग ने चिल्लाया, सब हमको सीने से लगाया। संजय जी तो बहुत प्यार दिया मेरे को एंड इस तरह से गाना हो गया। तो अगर मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं बोल रहा था, अगर उसमें आगे वाला किस तरह से उसको ले, उसको प्रॉब्लम है ये। तो इस तरह से बहुत सारे गाने ऐसा था जिसमें, और ये ज़्यादातर करके अनु मलिक जी के साथ भी हुआ झगड़ा जी बिल्कुल। हाँ, फिर जतिन ललित के साथ झगड़ा हो गया। मैं गा रहा था कौन सा गाना, प्यार जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, तो ललित जी कुछ बोल रहे थे कि इस स्टाइल में गा, अच्छा जतिन जी को पसंद है, जतिन जी बोलते नहीं, दोनों में आपस में चल रहा था। ये होता ही है, हर म्यूजिक डायरेक्टर डुओ जो होता है ना, उनमें एक को पसंद आता है तो दूसरे को बोलता है कि नहीं और थोड़ा सा इसमें, एक दूसरे का जो है कारीगरी, तो वो चाहते हैं कि उस सिंगर में दिखे। ये क्वाइट नेचुरल थिंग। तो ललित जी गुस्से में उठ के चला गया था बाहर, मुझे याद है। ललित जी आज अगर देखते हो तो हंसी आएगा आपको। आप गुस्से में बाहर चले गए थे वेस्टर्न आउटडोर में, आप बाहर चले गए थे। जतिन जी मेरे को बोला दादा शांत हो जाइए, आप चिंता मत करिए, हम रिकॉर्ड करते हैं ना आपको, हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जो ललित जी आए नहीं थे एंड ललित जी बाहर जाके गाड़ी में बैठ के चला गया था। फिर जतिन जी ने मेरे को रिकॉर्ड किया और वो गाना था ये, एंड जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। प्यार तो होना ही था। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गाना। बहुत ही प्यारा गाना। तो शायद ललित जी होता तो और शायद और बेटर होता, आई डोंट नो, बट मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। एंड जतिन जी थोड़ा सा नरम काइंड ऑफ, ललित थोड़ा सा मतलब वो अपना, हाँ बोलता कि नहीं आई एम द म्यूजिक डायरेक्टर। ऑफ कोर्स ही इज़ द म्यूजिक डायरेक्टर, ही हैव्स एवरी राइट्स टू
से एवरीथिंग टू मी, वॉट एवर ही वांट्स। तो जो भी है, तो इस तरह से फेस करना पड़ा बहुत बार। अनु मलिक जी के साथ झगड़ा, क्या यार तू क्या बेसुरा गा रहा है। अनु जी थोड़ा सा अलग टाइप का, वो खेलते थे, वो हमें लेके खेलते थे, बड़ा मज़ेदार आदमी है, तो वो हमको लेके खेलते थे, हमको पहले डिमोरलाइज कर देते थे। क्या यार, क्या तेरा गले में प्रॉब्लम है आज? हम ना दादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। क्या बेसुरा गा रहा है यार तू? दादा बेसुरा? अच्छा, मैं तो बोला मैं तो शुरू में गाया, मेरे को लगता है कि हेडफोन में सुनता हूँ ना, तब हो जाने के बाद नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, कहीं और दिन कर ले। हमने सर अब मैं आज आ गया तो आज ही कर लीजिए ना, क्या है। हाँ ठीक है, तू ट्राई करना, एक दो बार ट्राई कर देख क्या होता है। फिर मैं और फड़ू होके गाया एकदम, फिर गा के तो देखा अनु मलिक, जैसे मैं अंदर आया गाना हो गया कंप्लीट, अंदर आया अनु मलिक निकल के बाहर चला गया। कोई तारीफ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा बाहर चला गया। बाहर जाके फ़ोन में बात कर रहा है कुछ की से। तो मेरे को इधर प्रोड्यूसर अरे सानू जी क्या गाया, अरे वाह 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 ऐसा। तो अनु जी नहीं है, मैं बोला सर म्यूज़िक डायरेक्टर अगर हाँ बोले मेरे को तभी हमको शांति होगी। म्यूज़िक डायरेक्टर, वो लोगों ने गाना चला दिया, अंदर गाना सुन रहे हैं, अनु जी नहीं है। गाना ख़त्म हो गया, उसके बाद अनु जी अंदर आया, बहुत अच्छा गाया, अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत गुड। सीने से लगाया, थोड़ा पीठ थपथपाया। तो ऐसा चीज़ को भी, सिचुएशन को हमको फेस करना पड़ता है। अनु जी को अच्छा लगा, अनु जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग था। छी 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 यार क्या हो गया, हमने छी छी क्या गा दिया यार, छी छी छी। हाँ छी छी मतलब अच्छा नहीं लगा। अरे फाड़ दिया तूने, बाद में बोल रहा है फाड़ दिया। तो पहले छी छी ऐसा बोला, आपको लगेगा कि बस गया हम। हाँ। अभी तो गया मेरा गाना, वो उनका तरीका था। हाँ। उस टाइम पे जो भी गाने आशिकी, तो मतलब सॉन्ग्स आज भी इतने बड़े हिट है कि वो कंपैरिजन्स होता है कि वैसा वाला ट्रैक्स नहीं आया अभी भी। सो उस टाइम पे हीरोज को उस तरह का एक मिलता था कि फैन फॉलोइंग होती थी। सिंगर्स को आपकी इस तरह के फीमेल फैंस होते थे जो पागल होते थे। आपको वो रोमांस का किंग भी, आपको शाहरुख को उस टाइम पे रोमांस का किंग देखते थे। आप लोग जो गाते हो, आप लोग को भी उस तरह का प्यार मिला हुआ है, इसीलिए मैंने कहा है। बहुत सारे आप लोगों को, मैंने सुना है बहुत सारे ऐसे क्रेजी फैन प्रपोजल्स आते थे आप लोगों को उस टाइम पे, लड़कियां पागल हो जाती थी। बहुत सारा है, तो होता ही है ना उसको, फैंस का क्या है। क्योंकि उनको लगता था कि जो रोमांस आप गाने में आपके सुर में ला रहे हो, तो रियल लाइफ में भी ऐसा ही, मतलब मुझे तो ऐसा ही चाहिए जो ऐसा रोमांटिक हो। और तो मुझे लगता है लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए। रोमांस का कुछ तरीका होता है जो मैं गाने में उसको निकाल के दिखाया लोगों को, तो आप लोगों ने सीख लिया उसको। उस तरह से रोमांस करो ना, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उस तरह से करो। क्योंकि हम आपको बता दिया कि रोमांस इस तरह से किया जाता है, ये तरीका है, और भी इस तरह के तरीका है, तो आप उस तरह से तरीका अपनाओ। लेकिन प्रॉपर जो अपना गर्लफ्रेंड है उसके साथ ही करना, या अपना जो वाइफ है उसके साथ ही करना। हाँ, हर एक को छेड़ते फिरना नहीं। तो क्या होता है कि रोमांटिक गाना गाने के लिए रोमांटिक होना ज़रूरी नहीं है। ये तो बहुत सारे, कितने सारे औरतें जो, लड़की जो है वो मेरे को शादी कर लिया, कितने सारे जो है अभी भी शादी नहीं किया, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं। आपके लिए इंतजार हो रहा है? इंतजार नहीं, मतलब वो बोलता है कि नहीं हमको इससे बेटर मिलेगा नहीं, ऐसा सोचते हैं, उनका सोच है कि सानू जी से ज़्यादा रोमांस करने वाला कोई मिलेगा नहीं। वही तो ये वो हो सकता है उनका विचार है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई रोमांस आपके अंदर मैं भर दिया, आप किसी को शादी करके शांति से आप खुश रहो। मैं आपके लास्ट ईयर के पूजा में गई थी, मैंने आपको कहा भी था, बहुत ही धूम धड़ाके से एंटरटेनमेंट के साथ, कोर्स दुर्गा पूजा हुआ था और कल्चरल प्रोग्राम हुआ था। मैं वहाँ पे थी जब आपके दोस्त आए हुए थे सब इंडस्ट्री के, और उदित जी हो, अलका जी हो, और जो छेड़खानी और जो प्यार मुझे स्टेज पे दिखा, मुझे लगता है ये जो बॉन्ड होता है ना, बहुत ही कम बनते हैं ऐसे। पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स अलका जी और आपके गाने इतने फेमस थे, लाइक आपने खुद ही स्टेज पे बोला कि पूरी जिंदगी यही रूमर करता रहा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, और आप छेड़ और अलका जी ऐसे आपको ऐसे एकदम देख रही है कि हाँ वो बातें करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे वहाँ पे प्यार दिखा, एक दोस्ती दिखी, और वो लोग सब आए हुए थे गाने के लिए आपके लिए। ये सवाल, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए दिया क्योंकि
कहा जाता है कि इस तरह की दोस्ती बहुत कम बनती है सिंगर्स के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे जैसे एक्टर्स को पिच किया जाता था एक दूसरे के कि ये लोग कॉम्पिटिटर्स है, आप लोग को भी पिच किया जाता कि कुमार सानू है उसका कॉम्पिटिटर, उदित नारायण है ये है, इनके बीच में कंपटीशन है, अलका जी ये वो, हाँ बहुत सारी चीज़ें अफवाहें उस टाइम पे होती थी, लेकिन आप लोग की दोस्ती आज भी इतनी मजबूत है कि वो मर मिटने वाली दोस्ती है, कुछ बोलेंगे तो कभी भी जाएंगे। देखिए, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। एक तो बात है कि आप जब जान जाते हो, आप देखो अपने पर्सनल लाइफ में भी होगा, आप जब जान जाते हो कि ये आदमी हमारे लिए सेफ है, ये आदमी के साथ हम बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसके साथ हम ऑटो में जा सकते हैं, सेफ है हमारे लिए, ही इज़ वेरी जेन्युइन। जब आप जान जाते हो तब वो अगर आपको बुलाए कि भाई आप फलाना जगह पे आ जाइए, यहाँ पे एक इनॉग्रेशन है, आपको आना पड़ेगा, तो आप चले जाओगे 1 मिनट में बिना सोचे, क्योंकि यू नो नाउ। माई पर्सन अपना। तो ये माई पर्सन, हमारी इंडस्ट्री के सारे जो कॉलीग्स हमारा है वो हमें इस तरह से सोचते हैं, और ये हमने क्रिएट नहीं किया, ये हमारा उसूल है, वही उसूल। वो जानते हैं कि ये मुंहफट है, सीधा मुंह पे बोल देंगे, इसके अंदर कुछ नहीं चल रहा है। तो ये सब जब जान जाते हैं तब लोग खुशी खुशी प्यार मोहब्बत हम पाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि शायद एक 15 मिनट के लिए वो गुस्सा करेगा मेरे ऊपर, उसके बाद वो गुस्से में रह ही नहीं सकते मेरे साथ, क्योंकि मैंने उसको नॉर्मल कर दूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं, पहली बात तो ये, और दूसरी बात है कि हमारे दुर्गा पूजा में गाने का प्रोग्राम रखा, सब कोई गुड विशेष करने के लिए, मेरे को एक खुशी दिलाने के लिए मेरे को बोला कि भाई सानू जी ने बोला जाएंगे, तो इसलिए सब लोग आए, और एक एक करके सब अपना परफॉर्मेंस देखे गया, किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया, बोलते जिनका दिल किया वो किया। मैंने बोला कि प्लीज़ आप आओ तो बहुत अच्छी बात है, हम तो पैसा वैसा तो दूंगा नहीं किसी को, सीधी सी बात है, आपको अगर आना है मैं सोचूंगा कि मेरे प्यार से आप आओगे। तो सारे ने प्यार दिखाया, जितना लोगों ने आए। इस बार भी शायद करता इस बार भी मैं करता, लेकिन इस बार मैंने इसलिए कोई प्रोग्राम नहीं रखा क्योंकि हम जिस जगह पे कर रहे हैं ना, उस जगह पे जो सोसाइटीज़ है, उस सोसाइटी में बहुत सारा ओल्ड लोग रहते हैं, तो एजेड लोगों ने, वो सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ धूल धमड़का डीजे धमाका ये सब मत करना, ताकि इनको रात को सोने में तकलीफ होगी या दिन में भी उनको तकलीफ होगी। तो उस बात का मैं ख्याल रखा। इस बार मैंने ये सब नहीं किया। मैंने क्या किया, एक सुंदर सा एक थीम दिया मैंने, शोभा बाजार राजबाड़ी जो हमारे वहाँ पे कलकत्ता में है, उससे इंस्पायर होके एक अपना एक डिजाइनर से उसको सोचा कि इसके ऊपर थीम लेके आप करो, तो उस तरह से किया गया। इस बार बहुत बड़ा जगह मिला मेरे को। और आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया। कंपटीशन आज भी है हम लोगों में। कंपटीशन ना खाली गाने में, बाकी और किसी में नहीं, माँ कसम विश्वास करो तुम लोग, हमको खाली गाने में कंपटीशन है, ये कौन कितना अच्छा गा सकते हैं। ये हमेशा आप लोगों ने देखे होंगे कि स्कूल में फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉयज़ जो होता है वो आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता था, लेकिन वो पढ़ाई लेके कि हम कितना नंबर ज़्यादा लाए, उससे हमको ज़्यादा नंबर लेना है। इसके नहीं है उसके माथा बाल खींच के फिर हम नंबर ज़्यादा लाए, नो, ऐसा नहीं है। वो हेल्दी कंपटीशन, तो हम लोगों ने ये मेंटेन किया, और वो हेल्दी कंपटीशन आज भी है। तो क्या उदित जी, अलका जी आपके क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री से माने जाएंगे आपके सर्कल में? ऑफ कोर्स उदित, नॉट ओनली उदित, शान, उदित जी, शान, सोनू, अलका, ये अपना जावेद अली से लेके जितने भी सिंगर्स है हमारे इंडस्ट्री के आज का भी, जितना अरिजीत सिंह, यू नो का अरिजीत सिंह का म्यूजिक में मैं एक गाना गा रहा हूँ अभी, मैंने सुना गा दिया ऑलरेडी, वो शायद रिलीज होगा। तो प्यार उस तरह से होता है कि देख लिया, नहीं सानुदा ऐसा आदमी है यार, चलो करते हैं। तो ये बात है कि ये लोग मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आज भी दोस्त है। और हम अभी एक टूर करेंगे, उदित जी, मैं, अभिजीत मेरे बाजू में पूजा कर रहा है उधर, शायद मैं आज या कल जाऊंगा उसको पूजा देखने के लिए। तो इसमें ना मेरे मन में तो ये सब चीज़ें है नहीं कि भाई वो क्यों कर रहा है, मैं क्यों कर नहीं पाऊंगा, वो क्यों कर रहा है, ये सब नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ उस पर फोकस है। आपने अरिजीत की बात कही, मुझे पता है वो आपकी बहुत कदर करता है, बहुत कदर और करता है, हम सबको पता है आपकी तरफ वो भी बहुत
सिर्फ सिंगिंग में ज़्यादा फोकस करता है, तो मुझे वो बॉन्ड के बारे में बताइए। बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड है, बिकॉज ही रियली रिस्पेक्ट्स यू। अरिजीत हमेशा स्टेज पे वो मेरे को ट्रिब्यूट देता है, जी, आपको मालूम होगा। exactly, जी। तो मैंने भी एक कोई प्रोग्राम आया था जिस प्रोग्राम में मैंने अरिजीत को ट्रिब्यूट किया था। हाँ मुस्कुराने की वजह तुम जी, हो गाना गाया था मैंने। वो मुझे प्यार करते हैं मेरा कला के लिए। वो देखा कि इतना सालों से ये आदमी गा रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई बहुत कनिंग आदमी है या बहुत मुंहफट है, बोल देते हैं। यही इनका खराब आदत है ना, मुंहफट है, बट एक चीज़ को झेल लेंगे। मुंहफट है खाली, बस ठीक है ना, चलो झेल लेंगे, लेकिन साफ है, दिल का साफ है। ये चीज़ वो लोगों नहीं बताते हैं हमें, यार आप दिल का बहुत साफ हो, क्योंकि आप मुंह पे बोल देते हो। सिर्फ खुद के लिए नहीं, आपने दूसरे सिंगर्स के लिए भी किया है। आपने उदित जी ने, अलका जी ने, जब भी ऐसे मौके आए, जैसे कि रॉयल्टीज़ का जो कॉन्वर्सेशन था, कितने सालों से आप लोग स्टेज पे गाते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशंस अलग लगता था। आप लोगों ने, ऑफ कोर्स म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स सब मिलके गाना बनाते हैं 100%, पर उसके बाद जो प्यार सिंगर को मिलता है उसके लिए, और अगर राइट्स नहीं हो सिंगर की, वो आप खुद ही कुछ आपको करना था, आप उसमें आपके खुद के गाने आप नहीं ले पा रहे होते थे, बहुत बहुत एक्स्ट्रा पैसा देना होता था। वो कॉन्वर्सेशंस किस तरह से, जो लेबल्स होते हैं, एक जो मोनोपोली हो गई अलग से लेबल्स और म्यूजिक इंडस्ट्री, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए वो कैसे वर्सेस था, उसकी वो जो लड़ाई थी आप लोगों ने काफ़ी साल तक लड़ी। देखिए, एक बात तो है कि हमारा ये मतलब नहीं है कि कोई ना कमाए, सब लोग कमाए। हमने गाना गा दिया, किसी ने गाना लिखा, किसी ने गाना म्यूज़िक दिया, किसी कंपनी ने उसको मार्केटिंग किया। हर एक का हक है। किसी 3 को हक मिल रहा है और 1 को नहीं मिल रहा है, ये हमें ना गवारा है, ये गवारा नहीं है भाई। जब तुम तीनों को मिल रहा है, समझ लो, लिरिक्स राइटर, कंपनी, म्यूज़िक डायरेक्टर, उनको जब मिल रहा है तो व्हाई नॉट सिंगर। हमारा पॉइंट्स ये था भाई, सिंगर को भी मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने क्या गलती किया, तो उसके लिए हम लोग लड़े। और ख़ास करके हाँ, अभी का जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने मेनली पीयूष गोयल जी बहुत हेल्प किया हम लोगों को। उसमें जावेद अख्तर साहब बहुत हेल्प किया, लिरिक्स राइटर होते हुए भी उन्होंने हेल्प किया। तो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे फेटर्निटी के हैं, लेकिन हमें हेल्प किया हक के लिए। खाली हमारा हक, बोलते नहीं इन लोगों का इसका हक दे दो यार। कितने साल तक लड़े आप? बहुत साल तक लड़े, और अभी जाके कुछ फैसला हुआ, कुछ रॉयल्टीज़ आ गए। अभी रॉयल्टीज़ हम लोगों को मिलना चालू हो जाएगा। तो वी आर हैप्पी अबाउट दैट। हम चाहते हैं कि भाई, हम तो ये नहीं बोल रहे कि आप मत लो, जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल नहीं देंगे, हम सारा ले लेंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप भी सबको लो, थोड़ा थोड़ा मिलना आप भी लो, हमें भी थोड़ा सा दो। बिल्कुल। ये जो एक टेंडेंसी है, ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया। मैं सोनू से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि उस टाइम पे जब उन्होंने भी फिर से डिफरेंट म्यूजिक कंपनीज को ये बात उठाई कि क्यों हमें ये बोला जाता है, उनको उस टाइम पे बैन कर दिया था। ऑफ कोर्स आप लोग ने साथ दिया उनको, तो आई वाज रिमेंबरिंग यू व्हेन ही वाज टेलिंग मी दैट आल्सो, ही तो उनको तो प्रॉपर बैन कर दिया था। और ये वो तो उन्होंने कहा बहुत मुश्किल होता है, पर मैं डटा रहा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे कुछ लोग भी थे मेरे साथ में जो थे उस मुश्किल टाइम में। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बोला और लोग नाराज हो गए इस तरह से? हुआ होगा कभी ना कभी। हाँ, उस टाइम पे तो इतना कभी ना कभी तो कितना हुआ बहुत है। ज़्यादा होता है। Exactly. हम लोगों ने स्ट्रगल किए। हमारे साथ संजय टंडन जी हैं, संजय टंडन जिन्होंने ये फेडरेशन का जो मेन आदमी है, जिन्होंने ये इसरा जो है इसको जो बनाया जिन्होंने, एंड इसके बाद ये एसोसिएशन बना, तो संजय टंडन जी भी बहुत इसमें बहुत स्ट्रगल किए। बाकी हम सिंगर्स जो है, हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किए। ख़ास करके इसमें सोनू बहुत एक्टिव था, अनूप जलोटा जी बहुत एक्टिव थे। हाँ, बाकी शैलेंद्र सिंह से लेके जितना भी पुराने सिंगर्स हैं वो लोग भी थे, सुरेश वाडकर जी एंड ये सब लोग थे, साथ में हम लोग भी था, और हमारे साथ नए न्यू कमर्स जो है वो लोग भी थे। उन लोग में से भी बहुत सारे लोग थे जो लोग, तो हम लोग स्ट्रगल उस तरह से किए कि भाई सबको उसका हक मिले। बस इतना ही कह सकता हूँ कि भाई मान गया और हो गया, अभी हम लोग खुश है। लोग आपको हमेशा बोलते रहते और गाने गाइए, पर आपने जैसे पहले भी कहा था, पहले भी आप गाने वही करते हैं जो आपको लगता है वर्थ इट। मुझे बताइए वो क्यों है? लिरिकली मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल आप बोल सकते हो कि मेरे मन में थोड़ा सा दुविधा है कि लिरिकली, क्योंकि ना हमको ना, हम आप तो जानते ही हम स्कूल वगैरह चलाते हैं, तो मतलब सोशल लाइबिलिटीज़ जो है थोड़ा बहुत मेरे अंदर है, वो कीड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते।
तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी ख़राब मैसेज डंके के चोट पे अगर दूंगा तो लोग उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा एंड उसके बाद समाज में उसका इफ़ेक्ट होगा, असर पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए कम से कम मेरा फैंस खुश है। वो बोलता है कि आप ज़्यादा गाइए लेकिन इस तरह के गाना गाइए। जो अभी मेरा सब गाना जो चल रहा है मार्केट में, जो इश्क है चल रहा है, फिर और एक गुजारिश करके का है, बहुत लोगों ने देखिए मिलियन मिलियन उसमें ये व्यूज़ हो गया। तो क्या है कि लोग चाहते हैं उस तरह के गाने। मैं थोड़ा सा चूजी इसलिए हूँ कि मैं वो ख़राब लिरिक्स जो होगा ना, जो बहुत चीप लिरिक्स है, गाने को हम हमेशा से एक थेरापी के तौर पे लिया कि गाना ऐसा गाऊं कि लोगों को सुकून मिले। तो मैं जब आपको सुकून देना चाहता हूं तो मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ डॉक्टर कि भाई आपको मैं सुकून दे रहा हूं। तो मेरा वो टेंडेंसी वही था कि मैं गाना गा के आपका पसीना नहीं निकालना चाहता हूँ कि भाई आप पसीना निकल जाए, आपका गाना सुन के आपका दिमाग ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको मैं अवॉइड करता हूँ, उसको मैं ना करता हूँ। उसके लिए हमारे फैंस को मैं यही कहूँगा कि जब भी आप मेरे को सुनोगे, अभी भी जब भी सुनोगे, आपको उस तरह के मेलोडी एंड उस तरह के गुड लिरिक्स वाला गाना आपको मिलेगा। बहुत सारे गाने मैंने गा चुका हूँ, तो अभी वो सब एक एक करके रिलीज़ होता जाएगा, आप लोगों को पता चलेगा। अभी कुछ दिन पहले गान सन गुलाब आया था, गान सन गुलाब में एक ही गाना था, और आप गाना सुनो, देखो आप, आई लव द सॉन्ग। हाँ, तो उस तरह से दो राजी, तो उस तरह से लिरिक्स देखो कितना पावरफुल। तो उस तरह के गाने हम बहुत सारे गा रहे हैं और गा भी रहे, और रिलीज़ भी हुआ बहुत सारा, आप लोगों ने पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस तरह का गाना गाते रहूँगा, और गाया भी है बहुत सारा, और भी गाते रहूँगा। जैसे आपने कहा लिरिक्स के बारे में, ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप मिस करते हैं? वो जो एक दौर था आप लोगों में, आज क्या नहीं है? हर बिकॉज चीज़, आज टेक्नोलॉजी, हर चीज़ मिस करता हूँ। और वो टेक्नोलॉजी आ गया है, हाँ, राइट? टेक्नोलॉजी के बारे में देखिए, टेक्नोलॉजी के बारे में मैं खाली इतना ही बोल सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी अपने आप को अपग्रेड करते हैं हर चीज़ में, तो टेक्नोलॉजी, वाई नॉट टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के साथ साथ हम जैसा अपने आप को अपग्रेड करते करते हम हमारा संस्कृति को अगर भूल जाए, हमारा जो ट्रेडिशन है उस चीज़ को हम भूल जाए, तो दैट अपग्रेडेशन का क्या काम है? वो अपग्रेडेशन को मतलब आप खराब दिशा में लेके जा रहे हो। अपग्रेडेशन होना बहुत ज़रूरी है, होना ही चाहिए। अब कितना ट्रैक फैसिलिटीज़ हो गया, आप कोई भी चीज़ को इजीली डब कर सकते हो। आप गाने एक कोई ख़राब हुआ तो, बट जो सिंगर नहीं है उसको आप सिंगर बना दो, तो ये अपग्रेडेशन को आप क्या बोलेंगे? ये किस काम की? तो ये काम की नहीं है। जो ओरिजिनल आर्टिस्ट जो इतना स्ट्रगल करके, हाँ, जो आर्टिस्ट स्ट्रगल करके इतना तकलीफ करके एक जगह बना रहे हैं या कोशिश कर रहा है, आप उसके सामने कोई एक नौसिखे को अपग्रेड करके टेक्नोलॉजी के द्वारा आप उसको सिंगर बना रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर, क्योंकि ये मैं मान नहीं सकता। और मिसिंग की जो बात की आपने, डेफिनेटली वी आर मिसिंग दैट काइंड ऑफ लिरिक्स, दैट काइंड ऑफ म्यूज़िक, दैट काइंड ऑफ स्टोरी। गुड फिल्म बनने के लिए एक स्टोरी होना चाहिए, अच्छा म्यूज़िक होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए। उसके बाद हीरो हीरोइन थोड़ा सा खूबसूरत देखने को होना चाहिए, तो फिर और अट्रैक्शन बढ़ जाता है उसमें। तो वो सब चीज़ हमको मिला, वी आर लकी कि हमको ये सब चीज़ बहुत भरपूर मिला। जब मैं सिंगर से बात करती हूँ वो कहते हैं कि आर्टिस्ट सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो अपना पूरा सोल गाने में डालते हैं, और लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में जब इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उस टाइम पे सिंगिंग को कैसे इम्पैक्ट होता है? आपके टाइम में भी यू गॉन थ्रू इट, राइट? पर्सनल लाइफ में भी कितने सारे नहीं, देखिए, मेरा एक बहुत अच्छा गुण है, आप बोल सकते हो, स्विच ऑन स्विच ऑफ। आप जानते हो इंडस्ट्री में ये बात बहुत चलता है कि हम जब फ्लोर पे चले जाते हैं, फ्लोर पे जब जाते हैं तो बाहर का सारा टेंशन बाहर ही छोड़ के जाते हैं। ये हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, ये स्विच ऑफ करने का ऊपर वाले ने एक क्षमता दिया है मेरे को। तो मेरे को जितना भी प्रॉब्लम हो, जितना भी टेंशन हो, बट मैं सिंगिंग में जब घुस गया ना, जब हम फ्लोर पे घुस गया और हारमोनियम के सामने बैठ गया, हमें दुनिया का कोई भी चीज़ हमको विचलित नहीं कर सकते हैं। हम फ़ोन लेके नहीं जाते हैं, यू कैन बिलीव। तो एक मेरा ये तरीका है स्विच ऑन स्विच ऑफ का, जो जितना भी टेंशन होए, जितना भी कुछ होए, हम उसको ओवरकम कर जाते हैं। पर ऑब्वियसली इंसान हो, आपको दर्द तो होता ही है, राइट?
उस टाइम पे नहीं, बट ऑफ कोर्स एंड यू हैव बीन थ्रू द मोस्ट, मर्द को दर्द होता है। हाँ, होता ही है, सबको होता है ये पॉइंट आया अभी। हाँ, जी, बोलो। होता होगा। हाँ। और आप हम लोग बात कर रहे हैं 93 95 में, जहाँ पे आपके पर्सनल लाइफ, मैरिज, उसमें इतनी सारी चीज़ें हुई और सब आके इंटरव्यूज़ दे रहे थे। उस टाइम पे आपने खुद को कैसे संभाला? मुझे लगता है किसी ने ये पता नहीं पूछा होगा कि नहीं, सेम स्विच ऑफ स्विच ऑन। जब मतलब खुद के लिए भी, हाँ हाँ, स्विच ऑफ, ऑफ कोर्स, स्विच ऑफ स्विच ऑन। नॉट सिर्फ काम, हाँ हाँ, नॉट सिर्फ काम के लिए सिर्फ। खाली काम नहीं, हम जब सोचते हैं कि भाई इस चीज़ में हमको ध्यान नहीं देना है, तो ध्यान नहीं देना है। जब हमको ध्यान देना है तो हम भरपूर देंगे ध्यान, हम ध्यान नहीं देना है तो नहीं देना है। ये चीज़ करके ये इतना दिन टिका हुआ हूँ, और इतना ये सब करके इतना, देखो आप, प्रॉब्लम बहुत सारा होता है, आज भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। आज अगर हम सोचे कि भाई हमारे बीवी बच्चे सब अमेरिका में रहते हैं, कितना बड़ा खर्चा है, क्या है, कहाँ से क्या करूँगा, हम सोचते ही नहीं, ये उनका काम है। तो हमारा थोड़ा फिलोसफी अलग ही है। तो मैं इसलिए मैं निश्चिंत रहता हूँ, ऑल टाइम मूडी रहता हूँ, ऑल टाइम हंसी मजाक करते रहता हूँ। हमारे साथ जितने भी लोग हैं सब लोग खुश है, बिकॉज ऑफ दैट। और दादा आ गया तो बैठ नहीं पाएगा, हंसते रहेंगे। तो जितना भी प्रॉब्लम है, जितना कुछ भी होए, हम लोगों को क्यों बताए कि भाई दे भाई ये हमारा प्रॉब्लम भाई, हम रोते रहे, क्यों भाई? वो सामने वाला तुम्हारे कुछ नहीं हेल्प कर सकता है, तो तू उसके सामने रोना क्यों? खुद कोशिश करो, वो रोने से तुम कैसे बाहर आओगे। और खुद का प्रयास ही सक्सेस होता है, बाकी कोई आपको कुछ नहीं करके दे सकता है। आपने पहले बात कर चुके थे कि आपके रिश्ते और जान के साथ के बारे में भी आपने बात किया हुआ है। आज वो स्थिति कहाँ है? आज बिकॉज यू आर अ वेरी केयरिंग पर्सन, आपने हमेशा हर जगह हर चीज़ को मेंटेन किया है और रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते ही है, मेरे परिवार में भी है। पर मुझे लगता है एक मैच्योरिटी के साथ कौन सा रिश्ता परफेक्ट है, राइट? देखिए, रिश्ता को रखना एक तरफ का काम नहीं होता है। रिश्ता को रखने के लिए ना बोथ साइड का काम होना चाहिए। आप हमें प्यार करेंगे, हम आपको प्यार करेंगे। आप हमें दुश्मन समझेंगे, मैं भी आपको दुश्मन समझना शुरू करूँगा। दीज आर द थिंग्स, ये तो होता ही रहता है। तो एक तरफ से नहीं होना चाहिए, होता नहीं है बोल के ये चीज़ हुआ नहीं जो आप सोच रहे हो। बट डेफिनेटली आई मस्ट से कि जान इज़ अ वेरी गुड सिंगर, इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, एंड वो एक दिन ना एक दिन कामयाब होंगे। एंड जो भी टाइम आता है, जो भी ये होता है कि भाई नहीं हो रहा है, या तो हो जाएगा। काम तो बहुत सारा कर रहा है, वो भी कर रहा है, अच्छा है, बहुत सारा काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हमको जब बाहर जाके लोगों से मिलता हूँ, लोग जब बोलते हैं कि आपका बेटे ने बहुत अच्छा गाया, तो बहुत अच्छा लगता है। बट जहाँ तक रिश्ते की सवाल है, एक तरफ से नहीं होता है। तो आपने वैसे ही छोड़ दिया जैसा है अभी? छोड़ा नहीं है, मन में तो होता है, लेकिन क्या है, ठीक है, जिसमें जो लोग खुश होते हैं बस उसको उसमें खुश रहने दो। आपको कभी बुरा लगता है जब सवाल उठाया जाता है कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि आप उस फेज से गुजरे हो? देखिए, ये सब बकवास बातें हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। जिसका जो चीज़ हो, जिसका जो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है वो होगा ही होगा। अगर हमें लोग गालियाँ देते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसा जो आज भी हमको गाली देते हैं, आपके रिश्तों की वजह से? रिश्तों की वजह से गाली देते हैं। धीरे धीरे कम हो गया, बहुत ज़्यादा होता था पहले। ट्रोलिंग की, शादी की रोज वजह आहिस्ता आहिस्ता सुन रहे लोग आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि भाई क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या नहीं है। लोगों को सब पता चलता है धीरे धीरे। टाइम लगता है, बिल्कुल, हर चीज़ में टाइम लगता है, तो लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे। तो जो भी है, इसमें हम और आगे ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि वो लोग खुश रहे, वो लोग कामयाब हो जाए, कामयाब रहे। मैं दुर्गा माँ से यही प्रे करूँगा। एंड डेफिनेटली किसी का भला हो, ये तो मैं दूसरे के लिए जब करता हूँ तो फिर अपना घर के लोग हैं। सिंगिंग की हमने बात की, रीमिक्स का जो दौर है वो तो 90s के गाने, उसके पहले के ही रीमिक्स हो रहे हैं। आपको क्या लगता है रीमिक्स के बारे में? बिकॉज बहुत सारे सिंगर्स को ऐसा भी हुआ है,
ऐसे क्लासिक्स को टच किया हुआ है, रीमिक्स बनाया हुआ है और उनको बहुत बुरी तरह से पिटा है वो गाना। और बहुत सारे ऐसे लोग को लगा है कि क्लासिक्स को अगर सही तरीके से नहीं कर सकते हो तो मत छुओ। एज अ सिंगर, और आप सबसे सेलिब्रेटेड सिंगर्स में से हो, मुझे आपका ये ओपिनियन जानना बहुत देखिए रीमेक, आई थिंक रीमेक इज़ नॉट बैड थिंग। रीमेक में मेरे को बहुत सारा पॉजिटिविटी दिखता है। पहली बात तो यह है कि न्यू जनरेशन जो है, कभी कभी उन लोग को मालूम नहीं पड़ता कि भाई हु वाज द सिंगर। तो जब पुराने गाने को रिमिक्स किया जाता है तो वो नई जनरेशन जान पाते कि भाई ये अच्छा ये उनका गाना था। तो एक नया फील, एक नया फिर से नहीं, उनको वो जानकारी, वो उसको जानकारी मिला ना कि कुमार सानू करके एक सिंगर था जिन्होंने ये गाना गाया था। बिल्कुल जी। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये हमारा पॉजिटिविटी, हमारा थिंकिंग ये है कि भाई न्यू जनरेशन में भी हम परिचित हो रहे हैं। दैट इज़ द प्लस पॉइंट। एंड सेकेंडरी में जो लोग रीमेक करते हैं उनको मेरा ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लिरिक्स को मत छेड़ो, जो कंपोजिशन है उसको मत छेड़ो, आप अरेंजमेंट चेंज कर दो। अरेंजमेंट आप किक लाओ, ये लाओ, इलेक्ट्रॉनिक करो, सब कुछ करो, आप आज के ज़माने के हिसाब से करो। सिंगर भी आप कोशिश करो कि ओरिजिनल रहे। अगर वो कैपेबल है, अगर वो गा पाते हैं तो उससे गवाओ। बिल्कुल किसी और से उसको डेड बॉडी मत बनाओ। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं गा सकता हूँ तो मेरे से आप कराओ, हम करेंगे, हमको नो प्रॉब्लम। अगर मेरे जगह कोई ऐसे सिंगर से गाओ जो मेरे से बेटर गाता है, आपको मेरे से बेटर ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज आपको क्रिटिसाइज होता रहेगा कि भाई सानूदा जैसा नहीं हुआ। ऐसा होना चाहिए कि सानूदा से बेस्ट गाया, सानूदा से बेटर गाया, ऐसा होना चाहिए। वी वांट दैट। वो तो बहुत कम होता है, बट नहीं, फिर भी हम उसी की उम्मीद करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस बार आप लोग इंडियन आइडल में आप जज हो, जो प्यार इस बार मिला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों ने क्वेश्चन किया है कि यार मतलब जो मेन जजेस हुए कुछ सीजन्स में, आर दे रियली द वंस हु अंडरस्टैंड म्यूजिक के स्ट्रक्चरिंग, म्यूजिक की जो बोल होते हैं, ताल होते हैं। इस बार यूनानिमसली मैंने ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में, मैं आपको समझ में आया, मैं रिसर्च करती हूँ, तो मैंने देखा है किस तरह का सपोर्ट मिला है कि फाइनली लग रहा है कि ये वर्दी पीपल हैव बीन देयर। यू नो, आपने बहुत पहले भी, आपने जब आपको रियलिटी शोज़ के बारे में पूछा गया तो आपने बहुत बेबाकी से कह दिया था कि यार लोगों को ड्रामा अच्छा लगता है, लेकिन क्या रियल सिंगर्स निकल पाते हैं हमेशा? और ये बहुत जायज़ सवाल था उस टाइम भी। और आज आप जब इंडियन आइडल के जज हो, मुझे आप ये बताइए कि किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हो? बिना टैलेंट के आप समझ लो 1200-1300 लोगों में से चुन के 14-15-16 जो आया तो डेफिनेटली वो टैलेंटेड होंगे, तो डेफिनेटली। बाकी चैनल्स का एक अलग थिंकिंग होता है, उसको शो भी चलाना है, वो भी देखना पड़ता है, उसमें ड्रामा हो कुछ हो, दैट इज़ सेपरेट थिंग। बट जहाँ तक टैलेंट का सवाल है, टैलेंट भी आए, टैलेंट एक नंबर होके निकले, उसके बाद क्या? मैं उन लोगों को सलाह देता हूँ कि भाई देखो कि आपको पहले ही आपको बोला, मैं वर्सेटाइल होना पड़ेगा। किसी एक का गाना गा के आपको होगा नहीं वो चीज़ जो आप मांग रहे हो। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री में हमारे एग्जांपल है जो किसी को फॉलो करके उसी में ही रह गया, उसी में ही ख़त्म हो गया। तो आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा, अपना वॉइस में गाना पड़ेगा। हम लोग ये शिक्षा देते हैं, इंडियन आइडल में भी बैठ के ये शिक्षा देते हैं। हमको कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इंडियन आइडल में आपको पॉपुलैरिटी मिल गया, पहले आप बह जाते हो, ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ के चक्कर में आप बह जाते हो। सेकंड है पैसा, आपके पास बहुत सारा शोज आएगा, पैसे में आप बह जाते हो। तो ऐसा 4-5 चीज़ें है जिस लालच में सिंगर प्रॉपर स्ट्रीम में नहीं आ सकते, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो हम उनको कहेंगे, उनको मेरा ये कहना है कि ये फेम को पचाने के लिए थोड़ा सा ताकत होना बहुत ज़रूरी है। ये फेम, नेम, पैसा जो कुछ भी है, इसको आप साइड में रखो। आप सोचो कि आपको मेन स्ट्रीम में गाना है, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस भी जारी रखना पड़ेगा। रेगुलर रात भर शो नहीं करना चाहिए, आपका गला का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा एंड आपका गला क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, आपका टोनल क्वालिटी ख़राब हो जाएगा, आपको सर्दी जुकाम की बीमारी हो सकती है। धूला मिट्टी में आप जाके परफॉर्म करोगे, आप देश विदेश घूमोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप ये सब कुछ मत करो, ना करके बैठ जाओ,
हाँ, आप उसको क्वांटिटी कम करके, जैसे कि महीने में आप 4 शो कर लो, आप सोचो कि 4 शो में हमारा काफ़ी पैसा आ रहा है, जो इस पैसे में हम गुजारा कर सकते हैं। महीने में 30 दिन शो करने का सोचो मत। मेन स्ट्रीम से आप कभी ज़िंदगी में आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपना फोकस से आपको हटना ही पड़ेगा। आपका जो गोल है उससे आपको हटना ही पड़ेगा, तब जाके आप शो कर पाओगे। ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, इंटरव्यूज़, पैसा, दुनिया भर के ज़माने, कोई लाभ चक्कर में आ जाते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको घेर के रखेगा, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आपको क्या करना है, उन सबसे निकल के आपको आगे निकलना है। तो हमारे सिखाने का मतलब यही होगा। हम तो इस बार जज होके आए, हम उसको उन लोगों को ज़रूर ये सलाह देंगे कि भाई देख, यहाँ से निकल के भी जाके ये करना, ये तो शुरुआत है। एक फेम मिल गया, इसका मतलब नहीं है कि तुम खाली शो करो और पैसा कमाओ। तो तुम्हारा गोल जो है, वो गोल से तुम बहुत दूर चले जाओगे। गोल एक तरफ हो जाएगा, तुम एक तरफ हो जाओगे, पैसा मिल जाएगा बहुत सारा, लेकिन 2 साल बाद क्या करोगे? ना तो तुमको कोई बुलाएगा, ना तुमको पैसा देगा। तब तुम सोचोगे कि ये 2 साल हमने गवा दिया, हमारा गोल से हम दूर चले गए। दैट इज़ द थिंग। Wonderful advice. Our last segment, rapid fire. The funniest rumor about yourself. ऐसी एक अफवाह जो सुन के आपको बहुत हंसी आती है आपके खुद के बारे में। हाँ, मेरे को जब बोलते हैं ना कि भाई बहुत कंजूस हो आप, बहुत कंजूस हो, गिने चुने लोग बोलते हैं, मतलब एक आध लोग, सुन के हंसी आता है बहुत कि भाई मेरे को बोल रहे कंजूस हूँ, तो जो भी है तो लगता है। लोग, मेरा सेकंड सवाल मिलता जुलता है पर इसमें शायद अलग आंसर हो। जो आपको नहीं जानते हैं, ऐसी वो कौन सी मिसकंसेप्शन है आपके बारे में जो उन्होंने बिलीव कर लिया था, लेकिन जब मिलते हैं तो बोलते हैं अच्छा ये तो सच नहीं था। हाँ, वो बहुत खड़ूस, खड़ूस भी, हाँ बहुत खड़ूस है, बहुत गुस्से वाला है, पर जब मिलते हैं तब रियलाइज होता है। फिर वो हमको बताते हैं कि आप ऐसे हो। अभी आप देखना ना, इंडियन आइडल में देखना, विशाल बार बार बोल रहा है ये आपका रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं। हाँ। तो बार बार बोलते रहते हैं, तो जब नज़दीक आया तब पता चला ना। बिल्कुल। दूर से मिस अंडरस्टैंडिंग होता ही है। अच्छा, ऐसे कौन से सिंगर्स को काफी टैग मिल जाते हैं, किंग ऑफ रोमांस, ये वो, ऐसे कौन से मजेदार से टैग मिले हैं आपको अपने करियर में सिंगिंग के, जो अलग अलग नाम फैन ग्रुप्स दे देते हैं? मेलोडी किंग बोलते हैं, सब बोलते हैं कि मेलोडी किंग कुमार सानू, जी, मेरे फैंस जो बोलते हैं। बिल्कुल। एक सबसे फनी कमेंट आपने रिसेंटली क्या पढ़ा आपके फैन से? ऐसा हो सकता है या एक चिट्ठी, पहले तो बहुत चिट्ठियाँ भी आती थी, ऐसा कोई फैन इंसिडेंट जो आपको याद हो जो कि बहुत मज़ेदार था? नहीं, मेरे को एक कोई किसी फैन ने बताया था बीच में कि सानूदा बहुत हो गया, अभी गाना छोड़ दो। क्यों ऐसा बोला? आई डोंट नो उसके माइंड में क्या है। ओके, अकॉर्डिंग टू यू, इसका आंसर बहुत लोगों ने दिया होगा लेकिन आपसे जानना जरूरी है। हाँ। अकॉर्डिंग टू यू, किस सिंगर से आपको लगता है आपकी बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग है और क्यों? बहुत सारे किसी एक का नाम लूंगा तो बाकी लोग गुस्से में आ जाए, क्योंकि मैंने सबके साथ गाना गाया। जैसे अनुराधा पटोले जी के साथ बहुत सारा गाना गाया, बहुत सारा लोग बोलते थे कि बहुत अच्छा जोड़ी जम गया। फिर अलका जी के साथ आया, अलका जी के साथ सब लोग तो बोलते ही हैं, आपको तो मालूम ही है। फिर साधना जी के साथ थोड़ा सा कम हुआ, कविता जी के साथ तो एकदम ही कम हुआ, लेकिन बहुत हिट गाना है। लेकिन वो जोड़ी नहीं, जोड़ी में प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर देखने को थोड़ा सा अच्छा हो जाए और लड़का थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तो पब्लिक जो हमारे फैंस है ना, वो जोड़ी बना लेते हैं अपने आप में। जोड़ी बना नहीं, इन दोनों का जोड़ी, बारे क्या बात है, जोड़ी बना लेते हैं वो लोग। सानू जी ने आंसर नहीं किया, सबका नाम ले लिया आपने। मैंने आपको बोला आप पर्सनली अगर आपको लगता है सिंगिंग की केमिस्ट्री होती है ना, एक जो डुएट, आपने नाम नहीं लिया, आपने सवाल का आंसर नहीं दिया। डेफिनेटली अलका है ना? हाँ, ओके, सी फेयर, ये मैं मानती हूँ। कोई इसमें कोई दो राय नहीं है जी, सीधी सी बिल्कुल। बात। ओके, अकॉर्डिंग टू यू आपको कौन लगता है इस जनरेशन के सिंगर में से, अकॉर्डिंग टू यू, हु डू यू थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट रियल टैलेंट्स, और उनको थोड़ा और? अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह। अकॉर्डिंग टू यू म्यूजिक डायरेक्टर में इस जावेद अली। नहीं, दे हैव दैट कैपेबिलिटी। मतलब क्या है कि अरिजीत सिंह में एक वर्सेटैलिटी बहुत है। मैंने देखा वो हर किस्म के गाना गाते हैं। जावेद अली में भी देखा मैंने, काफ़ी अच्छी तरह से मैं स्टडी करता हूँ इन लोगों को। जब गाना आता है ये लोग खुद भेज देता है, सानूदा नया गाना गाया मैंने, तो मैं सुनता हूँ, सुन के मैं कमेंट देता हूँ उनको, बोलता हूँ कि भाई देखो बहुत ज़बरदस्त गाया तुमने ये गाना बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है ना, ये 2-3 सिंगर है जो लोग में कैपेबिलिटी है, उसमें से अरिजीत सबसे बेस्ट है। अरिजीत ऑफ कोर्स, क्योंकि अरिजीत मेरा फ़ैन है बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, अरिजीत कैन सिंग, आप लोग भी जानते हो, अरिजीत कैन सिंग 100%। ऐसा कौन सा एक्टर है जो आपको लगता है कि
आप सच में आपको उसके वॉइस के लिए आपको लगता है यू सूटेड द बेस्ट? मेरा वॉइस का जस्टिफाई सबसे अच्छा, अगर पहला नाम है ऋषि कपूर एंड सेकंड नाम है शाहरुख खान जी। आपको भी शाहरुख तो सब। हाँ, मैं शाहरुख के उसके बाद तो शाहरुख के साथ तो बहुत सारा गाना गाया मैंने, जी। ऋषि कपूर जी के लिए बहुत सारा गाना गाया मैंने। जस्टिफाई जो किया ना, ये सबसे ज़्यादा ऋषि कपूर ने, उसके बाद शाहरुख खान। टॉप 3 गाने अकॉर्डिंग टू यू कुमार सानू के म्यूजिक करियर से, अगर टॉप 3 गाने आपको लगता है आप चुनेंगे क्या? आपके वेरी डिफिकल्ट। आई सैंग मोर देन 22,000 सॉन्ग्स एंड बट उसमें से 3 अपना गाना, बच्चा एकदम बेस्ट जो आपको इतना मजा आया, चलो एक गाना बोल सकता हूँ, जब कोई बात बिगड़ जाए। वो आपका सबसे बड़ा हिट था, सबसे पहला हिट वो था? I'm not wrong. पहले तो हिट नहीं था, आशिकी के बाद हिट हुए। बट इट वाज द गाना पहले रिलीज हो गया था जूम पिक्चर में जी, 88 में शायद, उस समय कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो गाना इतना बड़ा हिट है यार। हाँ, उसके बाद जब आशिकी हिट हुआ, उसके बाद लोग जाके ढूंढना शुरू किया, देन ये पॉपुलर हुआ जी। कि ये गाना सानू जी ने बहुत पहले गा के रखा था। अगर एक वर्ड आप मुझे बोलोगे खुद को डिस्क्राइब करने के लिए, वो वर्ड क्या होगा? एक वर्ड में अगर कुमार सानू को डिस्क्राइब किया जाए तो आप क्या कहोगे? बहुत खुला हूँ मैं, खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला। बर्थडे का दिन है तो ये सवाल बनता है, आपने कहा आप किसी से कुछ मांगते नहीं हो, लेकिन आपको सबसे बेस्ट बर्थडे मोमेंट या बर्थडे गिफ्ट कौन सा होगा आपके लाइफ में? कुछ भी हो सकता है, इतने लाइफ में सबसे आपको बहुत प्यारा लगता है वो मोमेंट। इतने सारे बर्थडेज हैं आपके लाइफ में, सबसे स्पेशल बर्थडे किसको मानेंगे आप और क्यों? स्पेशल बर्थडे में स्पेशल क्या होता है कि लोगों का प्यार जो होता है ना, मैं देखता हूँ ना, जब केक कटिंग होता है या कुछ, एक तो पहली बात तो यह है कि बर्थडे अभी हाल ही में कुछ दिन में मनाना शुरू किया। मैं पहले बर्थडे मनाता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को वो फील नहीं होता था कि बर्थडे क्यों, तो ऐसा फील होता था। तो बाद में जब लोगों ने मनाना शुरू किया, मैं बोलता मैं तो खुद नहीं मनाता था, मेरा फ़ैन क्लब मना रहा है, इधर कोई दूसरा फ़ैन क्लब मना रहा है, तीसरा फ़ैन क्लब मना रहा है, वो लोग मनाते थे, अच्छा लगता था। लेकिन मेरे को जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने एक हॉलीडे में एक पार्टी दिया था जिसमें बर्थडे का वो किया था, तो उसमें जो प्यार से लोगों ने केक खिलाते हैं ना, जैसा मुंह पे लगा दिया ये सब करके, मेरे को वो अच्छा लगा था बहुत। अच्छा, ऐसा भी होता है। आपके बर्थडे पे आपके लिए बहुत सारा प्यार फिर से। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते थोड़ा हम भी चाहेंगे कि आप हमारे लिए भी थोड़ा केक कट कर ले हमारे साथ, तो केक कटिंग हम करने वाले इसके बाद। और अच्छा जी, थोड़ा सा हमारी तरफ से। अब भी लेके आए केक क्या? लो कर लो बात। एक तो बनता है, केक कैसे नहीं करे बर्थडे के दिन में, लेकिन केक कटिंग के पहले कैसे मैं नहीं रिक्वेस्ट करूं, ऐसे दिग्गज लोग को मौका मिला है तो सर, इश्क है, थोड़ा इश्क हमेशा है। देखो उसमें क्या है कि जो लफ्ज़ है, छोटा सा लफ्ज़ है, कहते जिसे इश्क है, हाँ खुशियाँ और गम साथ है, कहते जिसे इश्क है। बहुत ही स्पेशल मौका है। वी आर लकी दैट हम लोग बर्थडे साथ में मना रहे हैं, गाना भी सुनाया है उन्होंने हमको, तो थोड़ा केक कटिंग है ना। और तो आप लोग भी गाइए, जो लोग देख रहे हैं साथ में, हम लोग थोड़ा हैप्पी बर्थडे गाने वाले हैं। और जूम की तरफ से, मेरे तरफ से, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुझा दूं? प्लीज बुझाइए। कुछ मांगना होता है लेकिन आप मांगते नहीं, कुछ तो मांगिए। नहीं मैं मांग नहीं सकता। मांग नहीं सकते। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sanu ji, happy birthday to you, yay! मैं गाने वाली हूँ थोड़ा, मैं आपको खिलाऊंगी। थैंक यू सो मच सर। मैं पहले अपने फैंस को खिलाया। हाँ देखो, आप लोगों को पहले खिलाया, हाँ। फिर मुझे। सर आपको थैंक यू सो मच। ब्रदर, मेरा फैंस, दिस इज फॉर यू।